तो कैसे हैं आप सभी लोग? होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे। और क्लास 10th के बाद जैसे ही आप क्लास 11th में आते हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक आपको मिलता है मैथ्स में, वो मिलता है सेट्स। तो सेट्स का हमने इंट्रोडक्शन दिया था और उसी इंट्रोडक्शन को और मूव फॉरवर्ड करते हुए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है? नाम है वेन डायग्राम। अब ये जो वेन डायग्राम है, सिर्फ ये एक टॉपिक ही नहीं बल्कि बहुत से क्वेश्चंस को आसान बनाने का एक तरीका है, एक जरिया है। अब कैसे हम चीज़ों को आसान करेंगे, कैसे ये डायग्राम जो है हमारे लिए हेल्प करने वाला है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम आज की क्लास में क्लियर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम क्या होता है? तो आपने कोई नाम में अगर देखा जाए तो नाम में ही छुपा हुआ है डायग्राम। मतलब कि डायग्राम का यूज करके, किसका यूज करके? डायग्राम का यूज करके हमको सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो अगर हम सेट्स का रिप्रेजेंटेशन डायग्राम का यूज करके करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। अब वेन क्या थे? तो वेन हमारे एक मैथमेटिशियंस है जिन्होंने ये डायग्राम को दिया था। अब इन्होंने क्या कहा कि जो भैया हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट जो सबसे बड़ा सेट है, वो हमेशा हमारे एक रेक्टेंगल से डिनोट किया जाएगा। किससे डिनोट किया जाएगा? तो रेक्टेंगल से। याद रखिएगा हमेशा दो चीज आपको याद रखना है। पहला कि जो रेक्टेंगल है दैट विल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट, और जो नॉर्मल सेट्स हैं इनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो यूनिवर्सल सेट है, ये जो यूनिवर्सल सेट है वही हमारे सेट्स को क्या करेगा? कंटेन करेगा। जैसे मान लो सेट ये ए हो गया, ये सेट बी हो गया, तो सेट ए और सेट बी को ये हमारा यूनिवर्सल सेट क्या करेगा? कंटेन करेगा। और यूनिवर्सल सेट को हमने इससे क्या कर दिया? डिनोट कर दिया। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वेन डायग्राम में क्या होता है, क्या चीजें हमको पढ़नी है। अब हम अपने बात करते हैं आगे, जो हमको मेन चीजें पढ़नी है। सबसे पहले हमको जो वेन डायग्राम में पढ़ना है वो पढ़ना है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। जैसे कि आप प्लस पढ़ते हैं, माइनस पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे अप्लाई होती है? तो जो नंबर्स होते हैं या जो अलजेब्रा होते हैं वहाँ पे। लेकिन जब हमारे पास सेट्स हैं तो इनको अगर हमको प्लस करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे? तो उसको करने के लिए, उस चीज़ को लाने के लिए हमने किसको पढ़ा? ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की बात करें तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? वो एक ऐसा सेट जो कि सारे सेट को कंटेन करे एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। और जो सेट्स होते हैं वो हमारे वो किससे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? तो सर्कल से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। अब बात को समझिए। जैसे मान लीजिए सेट ए की बात करें तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? तो आपने कहा सेट ए में एलिमेंट 1, 2 और 3। और सेट बी में कौन से एलिमेंट होंगे? तो 3, 5, 4। कौन से होगा? तो 3, 4, 5 और ये हो गया 1, 2, 3। और अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें, किसकी बात करें? यूनिवर्सल सेट की। तो यूनिवर्सल सेट में क्या क्या होगा? तो आपने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और ये जो अलग से लिखा हुआ है 6, ये भी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का ही एलिमेंट होगा। सेट में जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट हो, यूनिवर्सल सेट भी कुछ अपने पास कंटेन करके रखा होगा। तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। आपने कहा भैया अगर यहाँ से कुछ कॉमन एलिमेंट की बात करें कि जो दोनों में लाई कराए, तो देखिए डायग्राम से देख के आपको हर चीजें क्या हो जाती हैं? ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाती है। आपने वो देखिए जो 3 है वो ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है। तो अगर हम यहीं पे ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चीजें और आसान से क्या हो गई? क्लियर हो गई। तो जब चीजें आपको क्लियर होती हैं तो अब हम बात करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में क्या पढ़ना है? ऑपरेशन ऑफ सेट में जो सबसे पहले आपको पढ़ना था वो पढ़ना था यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या पढ़ना है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, कि इंटरसेक्शन हम क्या करेंगे, क्या होता है, क्या चीजें होती हैं, उसके बाद में मत समझिए, उसके बारे में हम अभी बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए क्या क्या हमको पढ़ना है। जब चीजें हमको ये पता चल जाती है ना हमको क्या पढ़ना है, तो उस हिसाब से हम क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये है कि आपको जाके पाकिस्तान से लड़ाई करनी है, तो आप पहले से गोला बारूद सब लेके तैयार हो जाएंगे। पता चला आपको भेज दिया गया बॉर्डर पे, आप तैयार ही नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? फिर वहाँ कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके बाद बर्फ ही खाएंगे और खा के फिर घर भागना पड़ेगा आपको। तो पहले से सब तैयारी करके रखिए। क्या क्या पढ़ना है? तो यूनियन ऑफ टू सेट्स पढ़ना है, फिर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स पढ़ना है, फिर हमको डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कैसे हम दो सेट्स का डिफरेंस करेंगे, फिर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट, कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स क्या होता है। जैसे प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा है बचपन में कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट मतलब कि नॉट ऑफ ई, तो उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट्स का मतलब नॉट ऑफ सेट। इस तरीके से चीज़ें हमको क्या होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको हमको पढ़ना है। तो चलिए चीज़ों को हम समझते हैं। पहले हम बात करें ऑपरेशंस ऑफ सेट के। किसकी बात करें हम? ऑपरेशन ऑफ सेट की। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में जो सबसे पहले आपको पढ़ना हुआ है वो पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है आइदर ए
और बी, आइदर ए और बी, या इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एटलीस्ट वन। याद रखिएगा, सबसे बच्चा जो डाउट खाता है वो इसी में खाता है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है, कम से कम एक। तो कम से कम एक में हो तो भी चलेगा, दोनों में हो तो भी चलेगा, तीनों में हो तब तो बल्ले बल्ले, है ना। तो कम से कम एक का मतलब क्या होता है, तो कम से कम एक का ही मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट्स। आइदर ए और बी का मतलब भी क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो हमने कहा कि ए यूनियन बी वो एलिमेंट को कंटेन करेगा एक्स सच दैट कि एक्स या तो ए में हो या तो बी में हो। आपने कहा भैया अगर दोनों में है तो दोनों में हो तब तो अच्छी बात है ना। मैंने कहा या तो इस जेब में पैसा हो या तो इस जेब में पैसा हो, और अगर दोनों जेब में पैसे हैं तब तो राजे राज है ना, तब तो मजे मजे, तब तो वही मजा चाहिए हमको दोनों। तो आपने भैया या तो ए में हो या तो बी में हो, तो या तो ए का हो या तो बी का हो। तो जो ये शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन दैट विल रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ सेट्स। तो एग्जांपल जैसे मान लो ए हो गया हमारा 1 2 3 और बी हो गया 2 3 4, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4। आपने कहा 2 3 यहाँ पे 2 3 यहाँ पे, दो बार नहीं लिखा, तो हमने क्या पढ़ा कि सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं होता। जैसे मान लीजिए एक इवेंट है एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी, ठीक है, और एक एलिमेंट है बी जिसमें एलिमेंट है हमारा मान लीजिए सी डी ई एफ, और एक एलिमेंट और एक सेट और ले लेते हैं, सेट एफ, जिसको हम मान लेते हैं 1 2 3। आपने कहा कि भैया अगर हमको ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी में क्या क्या आएगा, तो आपने भैया ए बी सी डी, पहले तो ए के सारे एलिमेंट बिना कुछ सोचे लिख दीजिए। अब देखिए कुछ कॉमन नहीं कहता, आपने कहा सी डी यहाँ पे भी, सी डी यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इसको हटा के बाकी जो एलिमेंट बचा, तो बाकी क्या बचा, ई और एफ, ये आपने लिख दिया, चीज़ आसान हो गई। जैसे मैंने कहा ए यूनियन सी अगर फाइंड करना, तो याद रखिएगा जो सबसे पहला सेट होता है उसको एज इट इज लिख दीजिए, बिना कुछ सोचे। तो बिना कुछ सोचे लिख दिया आपने, तो ए बी सी और डी, ये लिख दिया ए बी सी डी। अब चलेंगे सी के पास, क्या कोई एलिमेंट कॉमन है, आपने भी यहाँ तो 1 2 3 है, कोई कॉमन है ही नहीं, तो 1 2 3 को भी हम लोग क्या कर देंगे, राइट डाउन कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। क्या हो गया, यूनियन हो गया। तो यूनियन का जो कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया। अब अगर यूनियन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब हम आगे चलते हैं, क्या बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन की बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज को देखिए। अगर हम यूनियन करते हैं किसी सेट का यूनियन करते हैं यूनिवर्सल के साथ, ठीक है, किसी सेट का यूनियन करते हैं यूनिवर्सल के साथ, तो हमको वापस से क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और अगर किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करते हैं, किसी सेट का यूनियन उसी सेट के साथ करते हैं, तो उस केस में हमको वो पूरा सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेट मिल जाएगा। तो यूनियन ऑफ ए विथ यूनिवर्सल इज यूनियन ऑफ ए विथ सेम, ठीक है, सेट का यूनियन खुद ही के साथ अगर इट सेल्फ के साथ किया जाए तो ए मिलता है। इसको कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। क्या कहते हैं इसको, आइडम्पोटेंट लॉ, ठीक है। कभी कभी नाम पूछ दिया जाता है कि इस लॉ का नाम क्या है, तो इस लॉ का नाम क्या है, आइडम्पोटेंट लॉ। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इसका आप यूनियन किसी नल सेट के साथ करें, मतलब फाई के साथ करें, यूनियन अगर फाई के साथ करें तो बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है, वापस से आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। डेट मीन जो सबसे बड़ा सेट होता है, अगर हम बात करें यूनियन के केस में, तो जो सबसे बड़ा सेट होता है वही हमारा रिजल्ट में आ जाएगा, वही हमारा किस में आ जाएगा, रिजल्ट में आ जाएगा। ये आपको बात क्लियर हुई, हाँ या ना, क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड ऑपरेशन के बारे में, जिसका नाम क्या है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, नाम से पता चला इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो चीजें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इंटरसेक्ट कब करेंगे, जब दोनों में कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन हो, कोई ना कोई एक पॉइंट कॉमन, तो मतलब कॉमन की बात कर रहे हैं। तो दो सेट में कॉमन क्या होंगे, तो कुछ एलिमेंट्स हमारे कॉमन होंगे। तो दो सेट्स में जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। तो आपने भैया इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। ये देखिए जो लिखा हुआ है ये एन, इससे डिनोट किया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब दोनों में बिलोंग करना चाहिए, एक में नहीं, अब दोनों में हो। तो इसका मतलब होता है बोथ एंड, ठीक है, बोथ की बात की जाए, एंड की बात की जाए तो किस में आता है, इंटरसेक्शन में आएगा। तो ये हो गया। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 2 3 4 है, तो इसमें सिर्फ वो एलिमेंट को लेंगे जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 3, यहाँ पे भी 2 3, क्या हो गया, 2 3 दोनों में हमारे आ गए। अब अगर हम बात करें इनकी प्रॉपर्टीज की, तो इनकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
पहली प्रॉपर्टी आपने यूनियन में क्या पढ़ा था कि सेट का इंटरसेक्शन किया गया यूनिवर्सल के साथ। तो यहाँ पे अगर सेट का इंटरसेक्शन करते हैं यूनिवर्सल के साथ तो हमको सेट मिलेगा, ना कि यूनिवर्सल सेट मिलेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में छोटे पार्ट को लेते हैं और यूनियन में क्या करते हैं, बड़े पार्ट के। तो यूनियन कहता है बड़ा वाला आएगा और इंटरसेक्शन कहेगा कि छोटा वाला आएगा। तो छोटा वाला कौन है, ए। अब अगर हम बात करें किसी सेट का इंटरसेक्शन उसी के साथ किया जाए, सेट का इंटरसेक्शन विथ इटसेल्फ अगर किया जाए तो वापस हमको सेम सेट ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर हम किसी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, किसी सेट का इंटरसेक्शन फाई के साथ, दैट इज एम्प्टी सेट के साथ करते हैं, तो इस केस में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, वॉइड सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। कोई भी कह सकते हैं इसको, जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के रखी। नहीं देखा होगा तो प्रीवियस क्लास में जाइएगा, प्रीवियस वीडियो में जाइएगा और वहां से देख लीजिएगा। अब कुछ देखिए, कुछ नोट मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी या कुछ क्या होता है। अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, मतलब A इंटरसेक्शन B यूनियन C है, तो जो इंटरसेक्शन होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर यूनियन। इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। जैसे उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, प्लस पे प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, माइनस पे उसी तरीके से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सेकेंड कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए यूनियन बाहर है, इंटरसेक्शन अंदर है, तो यूनियन एक बार बी के साथ चला जाएगा, एक बार सी के साथ, और बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जो कि कंटेन है बी के अंदर। हमने पढ़ा था सबसेट में हमने क्या कहा था कि एक सेट जब दूसरे के अंदर कंटेन होता है, तो कंटेन का मतलब क्या कि बी के पास ए के वो सारे एलिमेंट होते हैं और उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकता है, वो भी नहीं भी हो सकता, लेकिन उतने तो एलिमेंट होंगे ही होंगे। तो जो ए है वो कंटेन इन बी है, तो बी कंटेन्स ए है। तो अगर ए यूनियन बी करते हैं तो किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल, क्योंकि बी क्या है, बड़ा सेट है। और अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो जो छोटा होगा, तो छोटा कौन सा है, ए है, तो इंटरसेक्शन ए है। अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है, मान लीजिए दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाई आ रहा है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं है का मतलब क्या है कि उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो दोनों कभी मिलेंगे नहीं। मिलने का नहीं मतलब क्या, डिसजॉइंट सेट्स क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट। तो दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन फाई के इक्वल है देन दे आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। क्या कहा जाएगा उनको, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। अब हम बात करते हैं आगे की। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। अभी हमने पढ़ा यूनियन, फिर पढ़ा इंटरसेक्शन, अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, तो एक में ऊपर सी लिख लेते हैं या ए डैश से डिनोट करते हैं, ए पे सी लिख लेते हैं या ए डैश से। ये उसी तरीके से है जिससे कि आपने प्रोबेबिलिटी क्लास 10 में पढ़ा था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है। तो इवेंट को अगर हमने 1 से माइनस कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगा। उसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि सेट में जो एलिमेंट हैं उनको हटा के बाकी एलिमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कि ए में बिलोंग्स नहीं करते हों, तो इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल में बिलोंग करेगा बट ए में बिलोंग नहीं करेगा। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम की बात करें तो ये मान लीजिए सेट ए है, तो सेट ए को छोड़ के बाकी जितना भी बाहरी पार्ट है वो क्या कहा जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 और कोई सेट है 1 2 3 4। एक हमने यूनिवर्सल लिया 1 2 3 4 5 6 और एक सेट लिया हमने 1 2 3 4। अब इस 1 2 3 4 का हमको कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आपने भैया ए मतलब 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी जो भी एलिमेंट बचा दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 4 अगर हटा दिया गया तो बचा क्या, 5 6 बचा। तो 5 6 क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 5 6। तो ये आपको समझ में आया। अब अगर हम बात समझे कुछ ऑपरेशंस की, कुछ नोट्स की, मतलब इसी में अगर इसकी बात करें कि कॉम्प्लीमेंट्री का कुछ नोट्स कर लें या फिर उसकी प्रॉपर्टीज बात कर लें, तो किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट पहले आपने कर दिया और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको वापस से सेट ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा। और अगर आप यूनियन करते हैं किसी सेट ए का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का यूनियन करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपको यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा। और अगर यहीं पे इंटरसेक्शन हम करते हैं कि ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, फाई के इक्वल। अब थर्ड प्रॉपर्टी की मान लीजिए दो का इंटरसेक्शन अगर फाई के इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज कि जो ए है वो कंटेन करेगा किसके अंदर, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर।
ए जो है किसमें कंटेन करेगा, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। मतलब जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या, कि ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, क्या मैंने बोला, ए का अगर आप इंटरसेक्शन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो आपने कहा इसमें और इसमें एलिमेंट टोटली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट होंगे तो इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल। डेट मीन्स कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। अब यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट क्या लिखा गया, उसके जगह पे बी लिखा गया। क्या लिखा गया है, बी लिखा गया। तो ए किसमें बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में। तो ए किसमें बिलोंग करेगा, कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट। तो बी किसके इक्वल है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी कॉम्प्लीमेंट में। तो इसलिए ए किसमें कंटेन है, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। किसमें कंटेन है, बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब अगर ये समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन के थ्रू और थोड़ा सा समझिए। क्या कह रहे हैं कि लेट कर लीजिए क्या, कि आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है, हमारे पास रियल नंबर का सेट है, और क्यू क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। आर रियल नंबर का सेट है और क्यू क्या है, रैशनल नंबर का सेट है। तो हमारा आर माइनस क्यू क्या होगा। आपने भैया अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दे, अगर रियल नंबर में से रैशनल नंबर को माइनस कर दे तो बचेगा क्या। तो आपने भैया रियल में से अगर रैशनल नंबर गया तो हमारे पास क्या बचेगा, ई रैशनल नंबर। क्या बचेगा, ई रैशनल नंबर। तो ई रैशनल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई रैशनल नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या होता है कि सब्ट्रैक्ट कर देना। माइनस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट कर देना। जैसे यहीं पे क्या कह रहा है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। यू क्या है, सेट है सारे ट्रायंगल एक प्लेन। मतलब इस बोर्ड पे हम जितने भी ट्रायंगल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं उन सभी के कलेक्शन को आपने यू कह दिया। अगर एक हमने ए लिया जो कि सेट है ऑल ट्रायंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री से अलग हो। एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से अलग हो। जो तीनों एंगल 60 डिग्री से अलग हो तो भी चलेगा, मतलब 60 डिग्री वाले को छोड़ के। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आपने भी देखिए 60 डिग्री को हटा दिया जाए तो बाकी सारे ट्रायंगल गए, लेकिन जो 60 डिग्री वाले ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, तो आपने 60 डिग्री वाले ट्रायंगल कौन से होंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, तो आपने को एक कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहां पे तीनों एंगल किसके इक्वल हो जाए, 60 के। आपने को अगर ऐसा हो कि सिर्फ दो एंगल 60 डिग्री हो तब वो इसमें इंक्लूड ही नहीं होगा। एक एंगल 60 डिग्री हो तो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि कम से कम एक एंगल तो 60 से अलग होना ही चाहिए। तो एक हो, दो हो, तीन हो, सारे हो, मतलब एक भी अगर 60 हुआ तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। समझ में आई बात इतनी। अब आते हैं डी मॉर्गन्स भैया। डी मॉर्गन्स भैया ने एक थ्योरम दिया। डी मॉर्गन्स भैया ने एक थ्योरम दिया किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन और इंटरसेक्शन के रिलेशन को जोड़ते हुए। किस पे, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और यूनियन के कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए उन्होंने क्या दिया, एक थ्योरम दिया। थ्योरम या लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास ए इंटरसेक्शन बी है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट अगर आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर आपको ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज बार बार किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो वर्ड होता है, ये जो लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता क्या है, तो इसका मतलब होता है नाइदर ए नॉर बी, ना ही ए हो ना ही बी हो। तो आपने भी नाइदर ए नॉर बी अगर हमको फाइंड करना तो ये फाइंड करने में दिक्कत है, लेकिन अगर ए यूनियन बी हम फाइंड कर लें तो ज़्यादा आसान है। तो ए यूनियन बी को हम फाइंड कर लेंगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे। कॉम्प्लीमेंट करने के लिए वन में से या यूनिवर्सल में से माइनस। आपने भाई ए यूनियन बी कैसे फाइंड करेंगे, तो अब उसी चीज़ को हमको समझना है कि उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अब उसको फाइंड करने से पहले अभी आपके पास दो ऑपरेशंस और बचे हैं। कौन कौन सा, एक डिफरेंस, सिमेट्रिक, इसको भी देख लीजिए। सम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को देखिएगा तो दैट विल बी डिनोटेड बाई ए माइनस बी या ए स्लैश बी, ए माइनस बी या ए स्लैश बी। एक्स सच डेट कि एक्स ए में तो बिलोंग कर रहा हो बट बी में बिलोंग ना करो, मतलब जिसको माइनस किया जाता है उसमें बिलोंग ना नहीं करेगा और जिसमें से माइनस करते हैं उसमें बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए है आपके पास 1 2 3 4 और बी जो है वो है 2 3 5, ऐसा कुछ है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए में से आपने बी को माइनस किया, बी को माइनस किया मतलब जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाते हैं।
जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 2 3 है, तो 2 3 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 4। अब ये जो 1 4 है वो ए में तो बिलोंग कर रहा है बट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ए में तो बिलोंग कर रहा है बट बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो उसी को कहा गया है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बिलोंग्स टू बी। दैट इज जो कॉमन पार्ट होता है, ये जो कॉमन पार्ट है इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अगर a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n ऑफ a माइनस बी, जो किसके इक्वल हो जाएगा, n ऑफ a माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। जो इनमें से कॉमन है उसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। जो कॉमन उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं आती। अब आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या कहता है कि सिमेट्रिक डिफरेंस अगर आपको चाहिए तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, या फिर कहीं कहीं पे माइनस को मतलब ऐसा ब्रैकेट में लिख दिया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस करके ऐसे ब्रैकेट में गोला सर्कल कर लीजिए। तो इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो ये कहता है कि आप पहले तो a माइनस बी को फाइंड कीजिए और फिर b माइनस ए को भी फाइंड कीजिए। तो आपने भैया a माइनस बी फाइंड किया और b माइनस ए फाइंड कीजिए, जो भी एलिमेंट आया उनका कर दीजिए यूनिवर्सल। दैट मीन्स कुल मिला के जो इन दोनों में इंटरसेक्शन होता है उस पार्ट को हटा देना होता है। जो इंटरसेक्शन होता है उस पार्ट को हम हटा देते हैं। इसको हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं ओनली वन। इसी को सिमेट्रिक डिफरेंस को ही हम क्या कह सकते हैं, ओनली वन। या तो सिर्फ ए हो या तो सिर्फ बी हो, या तो सिर्फ ए हो या तो सिर्फ बी हो। इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है वो हमारा इंक्लूड नहीं होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। ये बात समझ में आया आपको कि सिमेट्रिक डिफरेंस भी हमारा क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस करने के बाद अब कुछ बातें आती हैं, क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। लेट करते हैं कि इफ ए और बी क्या है, हमारे पास दो डिसजॉइंट सेट्स हैं एंड नन ऑफ देम इज एन एम्प्टी। दो डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हो कि उनका इंटरसेक्शन 5 है। उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, 5 के इक्वल। कॉन्सेप्ट आपको बनाना है, दो डिसजॉइंट का मतलब कि आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया। अब क्या करें कि दोनों ही एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट नहीं है तो मतलब कि ए जो है वो 5 के इक्वल नहीं है और बी जो है वो भी 5 के इक्वल नहीं है, बना लिया। देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए यूनियन बी में किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। आपने कहा अगर ये इंटरसेक्शन 5 हो गया तो ए यूनियन बी में जो होंगे ए और बी दोनों का मिला के, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट तो है नहीं। कॉमन एलिमेंट होता तो माइनस करते, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के इक्वल, ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा आपको। अब आप क्लास 11th में आ चुके हैं। क्लास 11th का मैथ सिर्फ ऐसा नहीं कि रटा और जाके पेपर दे दिया। जैसे जैसे आप चीज़ों को रिलेट करना सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना सीखेंगे, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ही आप रेडी होंगे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिस एग्जाम्स का आप प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके लिए। अगर इस क्वेश्चन को देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, क्या कह रहा है, ए हमारा एक्स, ए क्या है हमारा x सच दैट x हमारा रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है -4 से 3 के बीच में, -4 से 3 के बीच में है, और b जो है मॉडुलस ऑफ x है जो कि ग्रेटर देन 2 है। तो अपने ग्रेटर देन 2 और यहाँ पे क्या है 3 तक ही है, तो क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन में, तो इंटरसेक्शन में आपने कभी इंटरसेक्शन में क्या आएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 2 हो जाए और स्मॉलर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई इसमें तो 2 से बड़ा नंबर भी आ रहा होगा 3 तक, और वो क्या है 2 से बड़ा कहीं तक भी जाए, इन्फिनिटी तक, लेकिन हमको इंटरसेक्शन चाहिए। कॉमन पार्ट क्या आएगा, तो आपने कॉमन पार्ट के लिए 3 बाउंड्री बैठा हुआ है, तो 2 से लेके 3 तक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर हो गया। तो होप्स हो कि आज की जो क्लास थी वो आपको समझ में आई होगी और जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बिल्ड हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।